नमस्कार बच्चों। अ, हम लोग आज जैसा आप टाइटल देख रहे हैं कि हम लोग मौर्य काल के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि मौर्य काल भारतीय इतिहास का पहला एम्पायर था, पहला साम्राज्य था और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई, जो नीतियाँ अपनाई, उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। तो जो मौर्य काल है वो इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है, क्योंकि एक तो हमको टाइम पीरियड पहली बार बहुत सही तरीके से मिलता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे अपने जो एडिक्ट्स हैं, अभिलेख हैं, छोड़े हैं यहाँ पे, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे उसने अपने टाइम में। वो उन सब से हमें जो उस टाइम की जो जो समाज था, राजनीति थी, उनकी बहुत डिटेल में हमको जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मौर्य काल को जब हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, कि वो मौर्य काल से पहले की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना जरूरी है। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, मैसिडोनियन किंग था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, अ, उसने भारत, क्योंकि वो वर्ल्ड कैंपेन पे निकला था और पूरे विश्व विजय करना उसका एक सपना था। उस सपने के तहत ही वो भारत पे भी उसने आक्रमण किया। सबसे पहले उसने के अराउंड 327 बीसी के आसपास वो नियर टू एशिया आया, और 326 बीसी के आसपास उसने जो अकेमेनिड जो साम्राज्य अकेमेनिड साम्राज्य था उसको उसने जीत लिया, जिसमें कि आपकी जो तक्षशिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके बाद में धीरे धीरे ही मूव डाउन टू पंजाब, जहाँ पे उसको जो पोरस नाम का किंग था उसके साथ में उसको युद्ध करना पड़ा। और फाइनली अलेक्जेंडर ने अपने जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस हुआ, जिसको कि झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, 326 बीसी के आसपास उसने पोरस को युद्ध में पराजित कर दिया। दो ही गॉट सो इम्प्रेस्ड विद द गट्स ऑफ पोरस कि उसने जो भी क्षेत्र जीता था युद्ध के माध्यम से, वो उसको खुद ही उसने दे दिया। इस जब 325 के आसपास अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, तो बहुत सारे जो क्षेत्र थे जो कि अभी यूनानी नियंत्रण में थे, ग्रीक अंडर कंट्रोल थे, उन राज्यों के अंदर एक खलबली सी मच गई। ठीक है। और इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। तो ये मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना से पहले की जो सिचुएशन है, जिसमें कि अलेक्जेंडर ने भारत का जो जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे उसने अधिकार कर लिया है, लेकिन इन बिटवीन वो गैंजेटिक प्लेन में आता, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे उसके सैनिक भी नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े, वो लोग भी बहुत परेशान हो गए थे युद्ध कर करके। इसलिए उन्होंने जो अलेक्जेंडर है उसने मूव ऑन करने की कोशिश की, और बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई 325 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पे एक लेक्यूना हो गया, एक इंपीरियल पावर का लेक्यूना हो गया। कोई एक ऐसी पावर वहां पे स्टैब्लिश नहीं हो पाई जहाँ जो कि जिसके प्रति लोग स्वामी भक्ति रखते हैं, और सारे जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इंडिपेंडेंट से हो गए। ठीक है। तो ये इसकी मौर्य काल की जो स्थापना है उससे पहले की सिचुएशन है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस टाइम में बहुत ज्यादा लाभ मिला, क्योंकि जो मगध था वो पहले से ही इंपीरियल पावर बन चुका था हर्यंक वंश के टाइम में। और अजात शत्रु, बिंदुसार, इन सब लोगों ने जो मगध की जो सीमाएं हैं बहुत ही विस्तृत कर दी थी, बड़ा सा क्षेत्र हो गया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो एक एडवांटेज उसको मिला वो ये था कि उसके पास में
एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ जिसको कि हम कौटिल्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो उसके पास में था। और चाणक्य की जो जो भी उन्होंने उसने जो डायरेक्शंस उसको दिए और जो उसको नीतियां सुझाई उसके ऊपर उसको वो फॉलो करता चला गया और एक महान राजा के रूप में वो स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन है उसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है। और जैसे जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, एक वर्क है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक हम्बल बैकग्राउंड का माना गया है। इवन उसके लिए ब्रशल शब्द का यूज किया गया है, ब्रशल शब्द का यूज किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि वो कोई बहुत ही वैभवशाली वंश से संभवतः नहीं था। इसके अतिरिक्त जो एपियन है और प्लूटार्क है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूनानी लोग हैं वो भारत में जो अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद में भारत में धीरे धीरे आ रहे थे और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर उनका अधिकार भी हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो यूनानी लेखक हैं वो भी यहाँ पे आए और इसी में से एपियन और प्लूटार्क हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का उपयोग किया है। इसी तरीके स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस शब्द का उपयोग किया है। और फिलार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही सैंड्रोकोप्टस शब्द का यूज किया है। बाद में जितने भी जो बाद में जो हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हुए, जिसमें विलियम जोन्स हैं, उन्होंने ये माना कि ये जो सेंट्रोकोटस है, सेंट्रोकोप्टस है या एंड्रोकोप्टस शब्द का जो उपयोग किया जा रहा है वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बताया कि वो हम्बल बैकग्राउंड से ही था। और चाणक्य जो उसका सहयोगी है, उसके लिए उसका भी एक उसके लिए भी एक स्टोरी मिलती है कि वो एक ब्राह्मण था और वो उतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं था जितना कि और लोग थे। तो जो उस समय का जो तत्कालीन जो राजवंश मगध में राज कर रहा था, नंदवंश, वहाँ के राजा ने, धनानंद ने उसका मजाक उड़ाया था और उसको जब वो खाना खाने बैठा तो उसको हटा दिया वहां से। और तब से ही चाणक्य ने नंदवंश को खत्म करने की योजना बना ली थी और प्रतिज्ञा करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जब वो अपनी प्रतिज्ञा उसने ली थी नंदवंश को खत्म करने की, इसी समय चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य एक खेल खेलते हुए मिला उसे। और उस खेल में जब वो खेल रहा था उस खेल को, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे, जब वो बच्चा ही था, ही वाज अराउंड 9-10 ईयर ओल्ड, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को राजा के रूप में सिद्ध कर रहा था और जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो उन पर वो विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरीके का एक वो गेम खेल रहा था। तो चाणक्य को उस बच्चे में प्रतिभा दिखी और वो उस बच्चे को उसने अपने संरक्षण में ले लिया और उसने उसको उसी अनुसार ट्रेन किया। अब पश्चिमोत्तर भारत में पार्शियल यूनानी राज्य हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे कुछ जातियां हैं जो कि राज कर रही हैं, उनमें भी आपस में झगड़े होते रहते हैं। जो मगध का जो राजवंश है, नंदवंश, उसके प्रति जनता में बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो अत्याचारी हैं। धनानंद बहुत अत्याचारी राजा था, तो जनता की भी कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं थी। इसलिए चाणक्य और जो चंद्रगुप्त हैं, इन लोगों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन दोनों को मिल गया था एक दूसरे का। और दोनों ने विजय अभियान प्रारंभ किया। अब इस विजय अभियान को जो प्रारंभ किया, इसके प्रति भी कंट्रोवर्सीज हैं। जो कई इतिहासकार हैं वो ये मान के चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ में एक सेना तैयार की और उसने नगरों और गांवों पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, जिससे जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई, उसके विरोधी खड़ी।
और उसकी सेना को नष्ट कर दिया। बाद में हमें एक स्टोरी मिलती है कि महावंश टीका, जो कि महावंश, दीपवंश और महावंश बहुत ही प्रमुख श्रीलंका के ग्रंथ हैं, बहुत ग्रंथ हैं, उनसे हमको जानकारी मिलती है महावंश में कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य, एक बार वो दोनों बैठे हुए थे, चाणक्य, और जब जब वो युद्ध में हार गए थे, तब दोनों भेस बदल के जनता के विचारों और अपनी असफलताओं को पता लगाने के लिए निकले। तब उन्होंने एक कहानी सुनी, एक घटना उनके सामने घटी, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को कह रही थी कि बेटा तुम बीच वाला पार्ट, जो वो खिचड़ी खा रहा था, तो खिचड़ी में से वो बीच वाला पार्ट सबसे पहले खा रहा था, तो जैसे ही वो बीच वाला पार्ट खाता तो उसके हाथ जल रहे थे। तो उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा तुम वही गलती कर रहे हो जो कि चंद्रगुप्त ने करी है गलती, पहले तुम किनारे का हिस्सा खाओ क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और उसके बाद में तुम बीच, जैसे जैसे तुम आओगे तब तक तो वो बीच वाला हिस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो यही उसको अपनी गलती का ज्ञान हो गया, और उसने वापस से अपनी सेना संगठित की, और सबसे पहले उसने सीमा प्रांत को जीतना प्रारंभ किया, और फिर उसके बाद में मध्य प्रांत को, और अंत में अपनी राजधानी को जीतना प्रारंभ किया। जो हमें विवरण मिलते हैं उसकी सेना के बारे में, विवरण हमको मुद्रा राक्षस से या फिर हेमचंद्र का जो परिशिष्ट पर्वन है उससे हमको जो जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है, वो यवन, कंबोज, पारसिक, यवनों, इन सब से मिलकर बनी थी, जिससे इसका मतलब ये है कि ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रहने वाली जो जातियां हैं वो उसमें शामिल हो गई थी। और इस तरीके से उसने जो पूरा पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसको जीत लिया, और उसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी उसको सहयोग दिया, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनमें जो विदेशी यूनानी वगैरह हैं उनके प्रति एक असंतोष की भावना जागृत हुई, और बाद में जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आंतरिक कलहों के कारण भी अंग्रेजों के यूनानियों के हाथों से धीरे धीरे निकलते चले गए। इसके बाद में पंजाब और सिंध के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता, और इसको जीतने के लिए भी चाणक्य ने नंदवंश का विनाश किया वहां पे युद्ध करके, और यहाँ का जो राजा था धनानंद उसको युद्ध में पराजित किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बिठा दिया। हमें ये पता है कि नंदों के पास इस समय एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, लेकिन इस युद्ध में संभवतः साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए धनानंद को युद्ध में पराजित किया, और फाइनल चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया, और उसको सत्ता उसके पास में आ गई, और वो मगध का राजा बन गया। इसके बाद में उसका सेल्यूकस के साथ में युद्ध प्रारंभ, सेल्यूकस जो था वो जब सिकंदर की डेथ हुई 325 ईस्वी पूर्व में, तब उसके जो राज्य को विभाजित कर दिया गया था, और उसके राज्य के विभाजन के लिए भी जो उसके मुख्य सेनानायक हैं उनके अंदर आपसी संघर्ष हो गया था। उसके एशियाई क्षेत्रों के स्वामित्व के लिए सेल्यूकस और एंटिगोनस दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इन युद्धों में फाइनली सेल्यूकस विजयी रहा, और उसने 306 ईस्वी पूर्व के अपना राज्याभिषेक करवाया और निकेटर की उपाधि धारण की। इसी समय उसने भारत विजय की योजना भी बनाई, परंतु इस समय जो राजनीतिक स्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अब नंद वंश नहीं था बल्कि मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी, और बहुत सारा जो भारत का बहुत सारा हिस्सा है उस पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक एडवांटेज ये भी था कि उसको चाणक्य का साथ था, साथ साथ उसने अभी तक अपनी प्रारंभिक फर्स्ट पराजय के अलावा कोई भी पराजय को अभी तक झेला नहीं था। इन दोनों के बीच में
बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको ये जानकारी तो नहीं मिलती कि उनके डिटेल जो उनका जो युद्ध है वो किस स्थान पर हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इन दोनों के बीच में संभवतः युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो सेल्यूकस निकेटर है वो पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार जो एरिया यानी कि हेरात, एराकोशिया यानी कि कांधार, परोपनिस्रय यानी कि काबुल और गडरोनिशिया यानी कि मकरान और बलूचिस्तान के जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। इन्हीं क्षेत्रों इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। साथ ही साथ जो इन दोनों के बीच में दूतों की भी राजदूतों की भी अदला बदली हुई और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये जो संधि थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पहली बार भारत का जो साम्राज्य है वो सिंधु नदी से भी आगे बढ़ के हिंदू कुश तक पहुंच गया और इसलिए ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।